हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद एन अनदर वीडियो। तो जो आज की मेरी वीडियो रहेगी वो रहेगी मॉडल्स ऑफ टीचिंग, जो कि आपके सब्जेक्ट टेक्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। इससे मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन भी मिलता रहता है। तो सबसे पहले वीडियो डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस टॉपिक में आज हम क्या क्या कवर करेंगे। तो इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं मॉडल। मॉडल किसे कहते हैं, मॉडल ऑफ टीचिंग का क्या मीनिंग है, इसकी डेफिनेशंस और हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं, मतलब इसके करैक्टरिस्टिक्स भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मॉडल क्या होता है। मॉडल होता है किसी एक बड़ी चीज़ को छोटे रूप में प्रस्तुत करना या उसकी नकल करना। जैसे ताजमहल को एक छोटे से मॉडल के रूप में बच्चों को दिखाया जा सकता है। उन्हें समझाया जा सकता है कि ताजमहल ऐसा दिखता है और किसने और कब बनाया, आदि ये चीज़ें। मान लीजिए हमें बच्चों को क्लास में ताजमहल के बारे में बताना है, तो हम उनको ताजमहल पर ले जाना तो इम्पॉसिबल ही हो पाएगा। तो हम उनको उसका एक छोटा-सा मॉडल दिखाकर भी ताजमहल के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि वो कब बनाया गया था, किसने बनाया था। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हम मॉडल के थ्रू भी बच्चों को दे सकते हैं। किसी भी बड़ी चीज़ को छोटे रूप में दिखाना ही मॉडल कहलाता है। तो होप आपको मॉडल समझ आ गया होगा। तो अब टीचिंग में मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल ऑफ टीचिंग। तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। प्रतिमान शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द मॉडल का हिंदी रूपांतरण है। हम इसे अपने दैनिक जीवन में इस शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में करते हैं, यानी कि इसके बहुत हर एक फील्ड में इसके अलग अलग मीनिंग है। तो टीचिंग में भी मॉडल का अपना ही एक अलग मीनिंग है। तो अगर हम साधारण शब्दों में देखें तो किसी भी चीज़ को मार्केट में लाने से पहले उसका डेमो तैयार किया जाता है, ताकि लोगों तक पहले मॉडल पहुंचे, फिर चीज़ को मार्केट में उतारें। सबसे पहले कोई प्रोडक्ट बनाता है तो सबसे पहले उसका मार्केट में उसे लाने से पहले उसका एक मॉडल तैयार करता है, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि ये चीज़ है क्या, जब बनकर हमारे सामने आएगी तो कैसी होगी। ठीक है। तो शिक्षा में जो प्रतिमान का अर्थ है वो है नमूने अथवा प्रारूप से लिया जाता है। शिक्षा में मॉडल्स, मतलब एजुकेशन में जो हमारा मॉडल का मीनिंग है वो नमूने अथवा प्रारूप से लिया जाता है, जिसके अंतर्गत शिक्षक अपनी अनुदेशनात्मक सामग्री चयन करता है तथा अपनी कक्षीय शिक्षण को नियंत्रित करता है। इसका मतलब यह है कि जब एक शिक्षक कक्षा में आता है तो वो पहले से ही डिसाइड कर लेता है कि उसे आज कक्षा में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्लास में बच्चों को इंटरैक्ट कैसे करना है, ये सब चीज़ें। तो एक शिक्षक किसी मूर्तिकार अथवा भवन निर्माता के समान अपने शिक्षण को साकार करने, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति तथा अपने विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षण प्रारंभ करने से पहले शिक्षण कार्य की जो योजना बनाता है उसे ही शिक्षण प्रतिमान कहा जाता है। तो इस लाइन से हमारा मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार एक मूर्तिकार होता है या फिर भवन निर्माण करने वाला होता है, जिस प्रकार वो अपने पहले मॉडल दिखाता है, अपना मतलब अपने काम को सक्सेस कैसे करता है, उसी तरह टीचर क्या है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या करता है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या करता है, शिक्षण को शुरू करने से पहले
शिक्षण कार्य की के लिए एक योजना बनाता है कि उसे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन-कौन सी चीज़ों का यूज़ करना है, बच्चों को मॉडल्स दिखाने हैं, चार्ट्स दिखाने हैं। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत आती हैं। तो होप आपको मॉडल ऑफ टीचिंग अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी पहली डेफिनेशन है पॉल इगन के अनुसार प्रतिमानों को उच्चतम शिक्षण नीतियां कहा जाता है जो विशेष शिक्षण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनके अनुसार जो मॉडल्स हैं उनको उत्तम शिक्षण नीतियां कहा गया है जो कि अपने शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयोग में की जाती है। तो नेक्स्ट है हमारा जंगीरा और अजीत सिंह के अनुसार। इन्होंने देख लेते हैं क्या कहा है। शिक्षण प्रतिमान क्रमबद्ध तथा संबंधित तथ्यों का वह समूह है जो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा क्रियाओं तथा वातावरण सुविधाओं की योजना बनाने तथा उन्हें क्रियाशील करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये तो थी कुछ हमारी डेफिनेशन। तो एग्जाम में पहले आपको मॉडल का मीनिंग लिखना है, फिर आपको मॉडल ऑफ टीचिंग के बारे में थोड़ा सा बताना है, फिर आपको उसकी डेफिनेशंस लिखनी है। उसके बाद टीचिंग में कुछ ऐसे एलिमेंट्स यूज होते हैं जिसके बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बिना तो शायद एजुकेशन आजकल के ज़माने में अधूरी ही है। तो देख लेते हैं इसमें कौन-कौन से मॉडल्स में कौन-कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो पहला है हमारा उद्देश्य केंद्र बिंदु यानी कि फोकस, दूसरा है संरचना यानी कि सिंटैक्स, तीसरा है सामाजिक प्रणाली, चौथा है प्रतिक्रिया का सिद्धांत, नेक्स्ट है सहायक प्रणाली और लास्ट है प्रयोग यानी एप्लीकेशन। तो आइए इन सबको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। तो सबसे पहला हमारा जो एलिमेंट है उद्देश्य केंद्र बिंदु यानी कि फोकस। इसमें हम देखते हैं, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इससे यह तात्पर्य है कि वह संदर्भ जिसके इर्द गिर्द प्रतिमान का विकास किया गया है, इसमें प्रतिमान के अंतर्गत कार्य कर रहे उद्देश्यों तथा लक्ष्यों, सैद्धांतिक धारणाओं तथा प्रमुख धारणाओं की व्याख्या होती है। इन लाइन से हमारा मीनिंग ये है कि हमें कक्षा में जाकर टीचर को क्या पढ़ाना है। सबसे पहले तो वो क्या पढ़ाना है, अध्यापक को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और पढ़ाने के लिए उसको कौन-कौन सी चीज़ों का यूज़ करना है, जैसे कि चार्ट, मॉडल, ये सब चीज़ें वो टीचर पहले से ही अपने उद्देश्य बनाकर रखता है। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है संरचना। संरचना मीन्स सिंटैक्स। देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। प्रतिमान का यह भाग क्रियाओं की संरचना अथवा विवरण के इर्द गिर्द घूमता है। यह तत्व शिक्षण के प्रस्तुतिकरण पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। इस एलिमेंट में क्या है, टीचर प्रेजेंटेशन देता है अपनी, जो भी उसने लेसन प्लान बनाया होता है वो उसको क्लास के सामने प्रेजेंट करता है। अर्थात एक टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद एक अध्यापक बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, किन तरीकों से पढ़ाएगा, मेरिट मॉडल्स बनाएगा या चार्ट्स बनाएगा, तो वो कक्षा में अपनी प्रेजेंटेशन कैसे देगा। तो ये एलिमेंट है जो इससे रिलेटेड है। तो नेक्स्ट है हमारा सामाजिक प्रणाली। यह तत्व शिक्षक तथा विद्यार्थियों की भूमिकाओं से संबंधित है। मॉडल को प्रेजेंट करते समय अगर बच्चों के मन में कोई सवाल आता है तो वह अध्यापक उसका उत्तर देता है। अध्यापक भी बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। इस तरह अध्यापक तथा विद्यार्थियों के मध्य अंतरक्रिया होती है। तो शिक्षण प्रतिक्रिया से समाजीकरण को बढ़ावा मिलता है। ऐसा है, जब शिक्षक अपनी कक्षा में जाकर विद्यार्थियों को पढ़ाता है तो विद्यार्थियों के मन में उस टॉपिक से रिलेटेड कई क्वेश्चंस मतलब आते हैं उनके मन में, तो वो टीचर से पूछता है। तो टीचर जो पढ़ा रहा है वो भी अपने क्वेश्चन बच्चों से पूछता है। इस तरह कक्षा में टीचर और बच्चों के बीच में इंटरेक्शन चलता रहता है। इससे क्या होता है, बच्चे का एक तो सामाजिक विकास होता है
और बच्चों के डाउट्स भी क्लियर होते हैं। तो ये तत्व क्या है? सामाजिक प्रणाली, जो कि हमारा तीसरा एलिमेंट है। चौथा एलिमेंट है प्रतिक्रिया का सिद्धांत। प्रतिमान के प्रयोग करते समय शिक्षक को विद्यार्थियों की क्रियाओं के प्रति कैसा निरीक्षण तथा प्रतिक्रिया दिखानी है, इस तत्व से संबंधित है। मतलब कि जब टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछता है तो बच्चे आंसर देते हैं, तो टीचर क्या करता है कि उस उनके आंसर के बाद कोई रिस्पॉन्स देता है, जैसे कि वो उनको अच्छा बोलता है, वेरी गुड, वेरी नाइस, शाबाश, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। ये नहीं कि टीचर आए, बच्चों ने गलत जवाब दिया तो वो गुस्सा करेगा, ऐसा नहीं है। तो टीचर क्या करता है, बच्चों को अगर नहीं भी समझ में आया तो वो दोबारा बच्चों को समझाता है, ताकि बच्चों के डाउट क्लियर हो जाए, और वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही बच्चों को देगा। ठीक है, नेगेटिव रिस्पॉन्स वो नहीं देगा। इससे बच्चों को क्या है, और मोटिवेशन मिलता है, ताकि वो अपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो नेक्स्ट है हमारा सहायक प्रणाली। इस तत्व में मानवीय कुशलता, सामर्थ्य तथा उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं के अतिरिक्त संभावित सहायक परिस्थितियों का विवरण होता है। इसके अंतर्गत श्रव्य दृश्य सामग्री आती है। इस एलिमेंट में क्या आता है कि जो भी टीचर अपने यूज करता है, अपने जैसे श्रव्य दृश्य साधन, कोई देखने, विजुअल, ऑडियो विजुअल एड्स यूज करता है, उससे रिलेटेड ये हमारा सहायक प्रणाली है, जो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए सहायक होती है। तो प्रयोग, लास्ट हमारा एलिमेंट है प्रयोग। यह तत्व प्रतिमान के क्रियात्मक पक्ष का वर्णन करता है। इसमें क्या बच्चे होते हैं, एक्टिव होके कार्य करते हैं। विद्यार्थी कक्षा में सीखी हुई बातों को अन्य परिस्थितियों में प्रयोग कर सकते हैं। यदि जैसे मान लीजिए कि बच्चों ने स्कूल में कोई पौधा लगाना सीखा है, तो वो घर पर जाकर भी उसे अप्लाई करते हैं। घर पे जाकर भी वो बीज बोते हैं, अपने पौधे को ग्रो करते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे पौधे लगाने के लिए भी मोटिवेट होते हैं। ऐसे कई ऐसे काम हैं जो कक्षा में उनको सिखाए जाते हैं, और वो घर जाके उसको एक्टिवेट भी करते हैं। तो ये तो थे हमारे कुछ एलिमेंट्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं मॉडल्स के लिए। अगर आपको ये एलिमेंट समझ में आ गए हैं, तो आपका ये टॉपिक समझ लीजिए कि बिल्कुल ही क्लियर हो गया है। तो शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं क्या है, ये देख लेते हैं। शिक्षण प्रतिमान क्या है? एक प्रकार की शिक्षण योजना है, रूपरेखा है, नमूना है, या फिर वो एक नीति होती है, जो कि टीचर अपने शिक्षण से पहले बनाता है। सेकंड है, विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं किस प्रकार वातावरणीय परिस्थितियों में निरीक्षित की जाए, यह स्पष्ट करते। सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए किस प्रकार का एनवायरनमेंट होना चाहिए, कैसी परिस्थितियों में बच्चे को पढ़ाया जाता है, ये सब कुछ उसमें क्लियर होता है। थर्ड है, यह विद्यार्थियों में संभावित प्रदर्शनी से परीक्षण के लिए स्वीकृत मापदंड को भी निश्चित करते हैं। फोर्थ है, प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित होता है, मतलब ये साइकोलॉजिकल होता है। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के मध्य अंतर क्रिया को प्रदर्शित करता है, यानी कि मॉडल के द्वारा क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन को ये डायरेक्ट करता है। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान अपनी मान्यताओं के आधार पर अधिगम अनुभवों की व्याख्या करते हैं। तो जो भी मॉडल्स होते हैं, उनकी अपनी ही अलग मान्यताएं होती हैं, जिनके आधार पर वो अधिगम अनुभवों की व्याख्या करता है। तो ये तो थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक, एलिमेंट्स और मीनिंग। तो लास्ट में हमें निष्कर्ष लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे कि प्रतिमानों के बारे में विद्वानों के विभिन्न विचार हैं। प्रत्येक विवरण से इस निर्णय पर पहुंचा जा सकता है कि प्रतिमान के 6 प्रमुख तत्व होने चाहिए, जिनके द्वारा उनके प्रयोग को विश्वसनीय बनाया जा सके। तो ये तो था हमारा निष्कर्ष। तो होप आपको मॉडल ऑफ टीचिंग समझ आ गया होगा, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी आपके लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, इससे मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेट मिलता रहेगा। आज की वीडियो मेरी थोड़ी लेट हो गई है कुछ कारण की वजह से, तो इसके लिए सॉरी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।